Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Tahir Ali and you are watching YouTube channel Physics with Tahir. Today we will start a chapter number first, Scope of Physics for class first year or Introduction to Physics. आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्कोप ऑफ फिजिक्स या इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स को। एज यू नो दैट आप सब जानते हैं कि जो इंसान होता है हमेशा वो नेचर को जानने के लिए थ्रस्टी रहता है, ठीक है ना। हमेशा सर्च में होता है, खोज में होता है कि नेचर में ये चीज़ें हो रही हैं तो ये कैसे हो रही हैं, इसके बारे में क्या करता रहता है, ऑब्जर्वेशन करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अर्थ का। अगर अर्थ को देखता है, अर्थ का एग्जांपल लेते हैं तो अर्थ के बारे में ये ऑब्जर्वेशन होती है। तो अर्थ जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है और उसका क्या शेप है, कैसा शेप है। अर्थ जो है वो सर्किल होती है या अर्थ जो है वो क्या होती है, फ्लैट होती है, ठीक है ना। और अर्थ जो है वो किस तरह मोशन करती है, मोशन ऑफ अर्थ, इसके बारे में भी सोचता रहता है। अर्थ किस तरह मोशन करती है, वो स्पिन मोशन करती है, ऑर्बिटल मोशन करती है, ट्रांसलेटिव मोशन करती है, कौन सी मोशन करती है और किस मोशन से उसमें ग्रेविटी पैदा होती है। जैसे कि डे और नाइट, ये किस तरह होते हैं अर्थ के ऊपर, डे एंड नाइट, इसके बारे में भी इंसान क्या करता रहता है, सोचता रहता है। और जो है एवरी ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, हर ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन की तरफ क्यों आता है। हर ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ क्यों आता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है जमीन की तरफ, ये क्यों आता है। ये सारी चीजें और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जो है वो इंसान हमेशा क्या करता रहता है, ऑब्जर्वेशन करता रहता है। क्या करता रहता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये किससे होती है, ये ऑब्जर्वेशन जो है वो सेंस से होती है। किससे होती है, सेंस से। इंसान के पास कितने सेंस होते हैं, 5 सेंस होते हैं, ठीक है। जब ऑब्जर्वेशन हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो बाद में क्या निकलता है, एक रिजल्ट निकलता है। तो हम एक नॉलेज पढ़ते हैं जिस नॉलेज का नाम क्या है, जिस नॉलेज का नाम है साइंस। साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ऐसी नॉलेज जो हमें हासिल हो, ऑब्टेन्ड हो, गेन हो, किससे, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। साइंस किस लैंग्वेज का वर्ड है, साइंस जो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन का कौन सा वर्ड है, साइंस को क्या कहते हैं, साइंस को कहते हैं साइंसिया। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है नॉलेज। तो साइंस की डेफिनेशन आ गई, सिस्टमैटिक नॉलेज विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया, दैट मीन्स नॉलेज। ओके ओके, साइंस को हम और भी डिफाइन करते हैं। बिफोर 1800 एडी सेंचुरी, बिफोर 1800 साइंस को कहा जाता था, साइंस कॉल्ड नेचुरल साइंस। बिफोर 1800 जो है साइंस को कहा जाता था नेचुरल साइंस। तो इस नेचुरल साइंस में जो है इतनी नॉलेज इंक्रीमेंट हो गई कि आफ्टर 1800 नेचुरल साइंस को डिवाइड किया गया था 2 ब्रांचेस में। कौन कौन सी, एक थी फिजिकल साइंस और दूसरी ब्रांच को कहते हैं हम बायोलॉजिकल साइंस।
फिजिकल साइंस क्या होती है? फिजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। नेचुरल साइंस को टू ब्रांचेज में, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक का नाम था फिजिकल साइंस एंड सेकंड का नाम था बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। अभी हम इस फिजिकल साइंस में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पहला सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, नंबर सेकंड जो है वो क्या है, केमिस्ट्री, और नंबर थर्ड जो है वो क्या है, मैथमेटिक्स। आगे पीछे रख सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, ऐसा सब्जेक्ट रख सकते हैं जिसमें लिविंग थिंग्स की कोई डिस्कशन ना हो, वो हमारा क्या आ जाता है, फिजिकल साइंस में आ जाता है। इसमें आ जाए, इसमें हम अगर पढ़ते हैं बायोलॉजी की, ज़ूलॉजी, बॉटनी, या ऐसे सब्जेक्ट जो लिविंग थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, तो वो हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो हमें ये सारा इंट्रोडक्शन था, हमें पढ़ना है फिजिक्स, ये क्या होता है और इसको हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसके कितने पीरियड्स हैं, ये सब हम अभी डिफाइन करने वाले हैं। ओके, नाउ we will discuss what is the physics. फिजिक्स एक ऐसी नॉलेज है जिसमें इंटरएक्शन होता है किसका, मैटर और एनर्जी का। ऐसी नॉलेज जिसमें मैटर और एनर्जी का इंटरएक्शन हो, उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं किसकी, एक मैटर की और दूसरी किसकी, एनर्जी की, और इन दोनों के किसकी, इंटरएक्शन की। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरएक्शन बिटवीन देम। फिजिक्स एक ऐसी नॉलेज है जिसमें हम मैटर की और एनर्जी की स्टडी भी करते हैं और उनका रिलेशनशिप भी करवाते हैं, उनका इंटरएक्शन भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैटर में हम फैन लेते हैं और फैन में कौन सी एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मिलेगा हमें, जब इंटररिएक्शन होता है तो हमेशा एक नई चीज मिलती है। जैसे फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटररिएक्शन मिला तो हमें क्या मिल गई, एयर हो गई। सेम एज अगर हम कार की बात करें, मोटर बाइक की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, उसमें जो एनर्जी होती है वो उसका क्या होता है, फ्यूल होता है, ठीक है ना। क्योंकि फ्यूल जो है वो पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है, ठीक है ना, जिसको हम सीएनजी कहते हैं। जब इंटर रिएक्शन होता है इनका तो वो चीजें एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, मूव करती हैं, ठीक है ना। सेम एज जो है दुनिया में हर वो चीज जिसको इंसान ने बनाया है या जो नेचुरल चीज बनी हुई है जिसमें मैटर और एनर्जी का इंटररिएक्शन होता है, उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स को दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया था। एक पीरियड का नाम था क्लासिकल फिजिक्स पीरियड और दूसरे का नाम था मॉडर्न पीरियड। तो जो फिजिक्स की पूरी नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज है फिजिक्स की, उसको हम दो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। एक का नाम रखते हैं हम क्लासिकल और दूसरे का नाम रखते हैं हम मॉडर्न। रखते नहीं है, ये रखे हुए हैं। क्लासिकल फिजिक्स जो है इसका जो सेकंड नेम है उसको कहते हैं न्यूटनियन फिजिक्स। न्यूटनियन फिजिक्स।
और मॉडर्न फिजिक्स का जो दूसरा नाम है इसको कहते हैं हम क्वांटम फिजिक्स। इसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं किनकी? हैवी बॉडीज की, हैवी बॉडीज की, और इनके पास जो स्पीड होगी वो क्या होगी? लाइटर होगी। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ भी बताता है हमें। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये बताता है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसमें उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन, उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। हैवी मासेस होंगे तो उनके पास वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना? तो इसकी जगह पे अगर आप वेलोसिटी लिखें तो वो बेहतर होगा। ये नॉलेज जो है वो बिफोर 1900 की है। क्लासिकल फिजिक्स को स्टॉप किया गया था 1900 तक। क्यों स्टॉप किया गया था ये हम थोड़ा आगे इसको डिफाइन करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं इनकी लाइटर ऑब्जेक्ट की, लाइटर ऑब्जेक्ट की, जो किससे मूव करते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ये मूव करते हैं। और इनकी स्टडी जो है हम क्या करते हैं? आफ्टर 1900 AD जो फिनोमेना क्लासिकल फिजिक्स डिफाइन ना कर सकी थी उनको मॉडर्न फिजिक्स ने डिफाइन किया, इसलिए इसकी नॉलेज को 1900 तक की महदूद रखा। फिजिक्स में जो मास एंड टाइम है, मास एंड टाइम आर वेरिएबल क्वांटिटीज, आर फिक्स्ड क्वांटिटीज, सॉरी। क्लासिकल फिजिक्स में ये बताया गया था कि जो मास और जो टाइम है वो फिक्स क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मास का एग्जांपल लें, मास और वेट का, अगर हम यहाँ से मून के ऊपर जाते हैं तो जो साइंटिस्ट होता है, जो एस्ट्रोनॉट होता है, उसका जो मास होता है वही रहता है जितना वो होता है, लेकिन उसका वेट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है ना? सेम एज मॉडर्न फिजिक्स में जो मास एंड टाइम है, मास एंड टाइम वो क्या है? आर वेरिएबल क्वांटिटीज। मास टाइम जो है वो वेरिएबल क्वांटिटीज है, वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना? क्लासिकल फिजिक्स में बताया था कि एनर्जी एंड मास, energy and mass are different quantities, are different quantities। एनर्जी मास जो है डिफरेंट क्वांटिटीज हैं और ये एक दूसरे में क्या नहीं हो सकती? इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है ना? इसने बताया था कि मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी आर डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज बट इंटर कन्वर्टेबल। क्या हो सकेंगे? इंटर कन्वर्टेबल। ये एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं, मास एनर्जी में और एनर्जी मास में, जिसका आइंस्टाइन ने ये फार्मूला प्रूव किया था, E=mc², जिसको हम मास एनर्जी रिलेशनशिप फार्मूला भी कहते हैं। इसके ऊपर हम एमसीक्यूज करेंगे। इसके अलावा क्लासिकल फिजिक्स में बताया गया था जो एटम है, एटम वो बना हुआ है किसका? मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये एटम नहीं, मैटर, मैटर, न्यूट्रॉन। ठीक है ना? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, etc वगैरह।
इस मॉडर्न फिजिक्स में बताया गया था कि जो मैटर है वो बना हुआ है क्वार्क्स का। किसका बना हुआ है? क्वार्क्स का, लेप्टॉन का, हाइड्रॉन का, म्यूऑन का, मीजॉन का, ईटीसी वगैरह। मैटर इन चीजों का बना हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स ने कहा था और क्लासिकल फिजिक्स ने कहा था कि जो मैटर है वो आयंस का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, एटम का, मॉलिक्यूल का बना होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। अभी हम ये डिफाइन करेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स को क्यों स्टॉप किया गया था, ये हम अभी डिफाइन करेंगे। फिजिक्स को इसलिए स्टॉप किया गया था कि क्लासिकल फिजिक्स ने कुछ फेनामेना जो हैं वो एक्सप्लेन ना कर सका था। ठीक है ना, क्लासिकल फिजिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन। इसने क्या नहीं एक्सप्लेन किया था? पहली थ्योरी इसने जो है, क्लासिकल फिजिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना, इसने जो है कॉम्पटन इफेक्ट को भी डिफाइन नहीं किया था। ये हम मॉडर्न फिजिक्स में जाके पढ़ेंगे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। क्लासिकल फिजिक्स पेयर प्रोडक्शन को भी डिफाइन ना कर सकी थी। और सबसे अहम बात, जिसने ब्लैक बॉडी को भी डिफाइन नहीं कर सकी थी। ऐसे बहुत सारे ऐसे फेनामेना हैं, ठीक है ना, ऐसे प्रोसेस हैं जो मॉडर्न फिजिक्स में हम रखते हैं, जैसे पेयर प्रोडक्शन है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर है, ये सब चीजें जो है ना इन्होंने डिफाइन नहीं की थी। मॉडर्न फिजिक्स, इसलिए क्लासिकल फिजिक्स को क्या किया था? स्टॉप किया गया था। मॉडर्न फिजिक्स ने इस बहुत सारी चीजें डिफाइन की थी, जैसे आइंस्टाइन थ्योरी। ठीक है ना, जैसे आइंस्टाइन थ्योरी, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में प्रूव हुआ था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। मॉडर्न फिजिक्स में प्रूव हुआ था पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। पेयर प्रोडक्शन में जो थ्योरी थी आइंस्टाइन की, जो पोस्टुलेट्स थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, मेन थ्योरी तो हमने भूल दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको इसने डिफाइन किया था। और बहुत सारे ऐसे डिफरेंस हैं जो क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स में हैं, जिसको क्लासिकल फिजिक्स डिफाइन ना कर सकी थी और मॉडर्न फिजिक्स उसको डिफाइन किया। इसलिए 1900s एडी तक जो भी नॉलेज थी वो क्लासिकल फिजिक्स में काउंट की जाती है, और उसको हम न्यूटनियन फिजिक्स इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर उसमें जो है न्यूटन का काम हुआ है, न्यूटन की डिस्कवरी हुई है, इसलिए हम उसको न्यूटनियन फिजिक्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशनशिप, एक इक्वेशन है आइंस्टाइन की, जिसको हम लिखते हैं E = mc²। अभी हम इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन के ऊपर, इस फार्मूले के ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसने कहा था कि जब कोई भी मास स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। E को हम कहते हैं E is called एनर्जी। E को हम एनर्जी कहते हैं और उसका यूनिट जो है वो क्या है? जूल है। और M को क्या कहते हैं? M is called मास, और इसका जो यूनिट है वो क्या है? kg है। C को क्या कहते हैं? C is called वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसका जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड। और C का एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू है किसका? वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट का। अभी एमसीक्यूज किस तरह आता है कि अगर आपको मास मिला हो, सपोज मास मिला हो 1 kg, तो आप इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो किस तरह करेंगे?
ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, E = mc²। m हमारे पास कितना है 1 और c कितना है 3 × 10⁻8 होल स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, 10⁻8 का क्या रिजल्ट आएगा 9 × 10⁻16। तो 1 को 9 × 10⁻16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम जवाब आएगा 9 × 10⁻16। तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा जूल। अगर हमारे पास मास 1 kg है, हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस मास को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाने के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए 9 × 10⁻16 जूल होना चाहिए। इतनी एनर्जी होगी तब जो है ये मास क्या करेगा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। इसके ऊपर हम एक और एमसीक्यू करते दिए एनर्जी अगर आपके पास है 9 × 10⁻16 जूल, 9 × 10⁻16 जूल, तो मास कितना होगा। तो ये सेम इक्वेशन रखेंगे E = mc²। क्या फाइंड करना mc मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में m = E/c²। एनर्जी कितनी है हमारे पास 9 × 10⁻16 जूल। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है 3 × 10⁻8 होल स्क्वायर। अब ये रखेंगे 9 × 10⁻16 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻16। ये कैंसिल और ये कैंसिल = 1। मास का यूनिट क्या होगा kg। तो ये रिजल्ट आ गया। ये थे कुछ प्रॉब्लम मास एनर्जी रिलेशनशिप से। अभी इसी तरह से कुछ एमसीक्यूज भी आते हैं। आपसे पूछा जाएगा अगर आपके पास जो है वो 2 kg मास हो तो एनर्जी कितनी होगी। अगर मास आपके पास कितनी हो 2 kg तो एनर्जी कितनी होगी। अगर फार्मूला और वैल्यू याद है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, E होगी 18 × 10⁻16 जूल। ये इसका रिजल्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि मास अगर आपके पास है 5 kg तो एनर्जी कितनी होगी बताएं। तो एनर्जी होगी 45 × 10⁻16 जूल। तो इस